हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर अल्कोहल फिनोल और ईथर में बात की थी अबाउट ईथर्स के बारे में कि ईथर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे हम ईथर्स को फॉर्म करते हैं, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हमने बात की थी। और लास्ट में हमने बात की थी अबाउट टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल्स की एल्कोहल की हम कैसे हम एल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं, मतलब किस मेथड्स के ज़रिए। ठीक है, तो उसमें हमने विक्टर मेयर मेथड देखा था। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था केन मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड्स के ज़रिए अल्कोहल की क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं और उनका जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन। सम aromatic compounds oxidation। सम एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए तो जैसे अगर हम बात करें बेंजीन के बारे में। ठीक है, बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है KMnO4 और H+ की प्रेजेंस में, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं इनको आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, इनका कोई मैकेनिज्म वगैरह अपने पास कुछ है नहीं, मतलब सिलेबस में है नहीं, या फिर इसका ज़्यादा हमें उतना यूज़ आता भी नहीं है, तो हमें डायरेक्ट केवल और केवल इन रिएक्शंस को ध्यान ही रखना है। ठीक है ना, अगर हम बेंजीन पे कोई सब्सटीट्यूट लगा देते हैं, जैसे मान लो हमने लगा दिया CH3, ठीक है, और फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, KMnO4 H+ ऑक्सीडेशन करवाया, तब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, थर्ड अगर हम रिएक्शन कराएं, मान लो बेंजीन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, कितना भी बड़ी साइज का सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, जब उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो केवल एक कार्बन बचता है। ठीक है ना, और वो हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड OH। कितनी भी बड़ी रिंग हो या कितना भी बड़ा एल्काइल पार्ट हो, लास्ट में आपके केवल एक C डबल बॉन्ड OH ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिएक्शन कराएं इसी में बेंजीन के लिए, मान लो कहीं पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो, ठीक है, मान लो CH3 ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं KMnO4 H+ के साथ में। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो दोनों पोजीशन पर CH3 हट जाता है और क्या लग जाता है आपके पास, C डबल बॉन्ड OH, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लो ऑर्थो के अलावा मेटा पोजीशन पर भी दिया हुआ हो, किस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर CH3 और उसका भी आप KMnO4 H+ की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होगा, मेटा पोजीशन पर भी क्या आ जाएगा आपके पास, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिएक्शन देखें, नेफ्थलीन आपको दिया हुआ हो या फिर पहले मान लो सिंपल रिंग की देखें, KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, तो जो बेंजीन रिंग है वो तो एज इट इज रहेगी और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH दोनों पोजीशन पर। ठीक है, सेवंथ अगर हम रिएक्शन देखें, नेफ्थलीन की अगर हम रिएक्शन देखें, बेंजीन, ठीक है, ये भी KMnO4 H+ की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या होगा, सेम इसी में भी एक बेंजीन रिंग सेम रहेगी, सेकंड वाले पर C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन के अलावा आप अगर फिनेंथ्रीन देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन की अगर रिएक्शन आप करवाते हो KMnO4H+ की प्रेजेंस में, तो ये जो दो रिंग है ये तो एज इट इज रहती है, और यहाँ पर और इस पोजीशन पर क्या आ जाता है आपके पास, C+OH। क्लियर है? तो इसलिए मैं कह रहा था इनका कोई मैकेनिज्म वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखनी है कि हाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनका जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है KMnO4H+ की प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और ये आपको एक दिन में बैठ के रटने भी नहीं है, ठीक है ना, एक दिन में बैठ के याद होने वाले हैं नहीं है, हाँ लिखा हुआ रहेगा, धीरे धीरे टाइम टू टाइम कभी भी एक बार आंखों के सामने से रिवाइज करते रहोगे तो धीरे धीरे यूज आते आते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको नोट कीजिए, फिर कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। नाइन्थ, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएं FeSO4 H2O2 की प्रेजेंस में, ठीक है, OH- बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। इसको FeSO4 H2O2 इसको हम बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम, फेंटन्स रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें रिएक्शन 10th, अगर आप टोल्यूइन की रिएक्शन करवाओ CH3, इसकी रिएक्शन आप कराते हो CrO2Cl2 के साथ, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजेल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इटार्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, इटार्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, 11th नंबर पे अगर हम रिएक्शन देखें, आप बेंजीन की ही रिएक्शन करवाइए V2O5 के साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो आपको प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फिनोल। क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, फिनोल बनेगा। ठीक है, लेकिन यही सेम रिएक्शन आप करवाते हैं V2O5 के साथ में 500 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आपके पास एल्डिहाइड नहीं बन, ये फिनोल नहीं बनेगा और बन जाएगा आपके पास एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 12th के बाद अगर 13 नंबर हम देखें, मान लो आपको दिया हुआ है नेफ्थलीन और V2O5 के साथ आपने रिएक्शन कराई 500 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बन जाएगा, एक रिंग तो एज इट इज रहेगी और दूसरी रिंग पे आपके पास क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस टाइप से। ठीक है, 14th अगर हम रिएक्शन देखें, ये नेफ्थलीन है, आप एंथ्रासीन ले लीजिए,
V2O5 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर आप रिएक्शन कराओगे तो जो दोनों रिंग हैं फर्स्ट और थर्ड वो तो आपके एज इट इज रहेगी, ठीक है, और बीच में आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बीच वाले रिंग का, ठीक है। 15th नंबर अगर हम देखें एंथ्रासीन हो गया ये। फिनेंथ्रीन अगर हम देखें फिनेंथ्रीन की रिएक्शन आप कराओ V2O5 500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसमें भी बीच वाली जो रिंग है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O वो आ जाएगा, और बाकी सब क्या है आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक और रिएक्शंस अगर हम देखें इसमें, मान लो आपके पास डबल रिंग ही दी हुई है, चलिए या तो आप इसे नोट कीजिए, फिर एक दो रिएक्शंस और हैं जो बची हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, क्लियर। चलिए एक दो रिएक्शंस है उसके बारे में भी देख लेते हैं। आपको मान लो दिया हुआ हो, अगर आपके पास इस टाइप से रिंग दी हुई हो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया हुआ हो कोई भी, ठीक है, +1 दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इसकी आपने रिएक्शन कराई V2O5 500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो ये रिंग एज इट इज रह जाएगी, और ये जो रिंग जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया हुआ हो कोई, जैसे NH2 दिया हुआ है या NO2 दिया हुआ है। NO2 क्या है आपका -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, -M ये शो करता है, और एक बेंजीन रिंग आपको दी हुई है, ठीक है, इसका आपने ऑक्सीडेशन कराया V2O5 500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये जो रिंग है एज इट इज रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली NO2, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये रिएक्शंस है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, आई नो बहुत सारी रिएक्शंस है, आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखवा दिया है, बट आपको मैंने कहा ना रटने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के एक बार देखना है, आगे पढ़ जाना है, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव ऑन होते जाओगे, क्वेश्चंस करोगे, अपने आप धीरे धीरे आपको याद होती जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करने की, मतलब इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, रिपीटेशन में आपको लाते रहना है इसको, अपने आप आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अपना जो ईथर है टॉपिक वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिनोल, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिनोल्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फिनोल। फिनोल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता ही होगा, फिनोल्स जो होता है जहाँ पर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH एसोसिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका फिनोल, ठीक है। लेकिन मान लो बेंजीन रिंग से जुड़ा है CH2 और उसके बाद जुड़ा हुआ है कार्बन से OH, ठीक है,
तो ये फिनोल नहीं होगा, ये सिंपल आपका एल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्कोहल होगा, क्योंकि यहाँ पर OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से एसोसिएट नहीं है, कार्बन रिंग से। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और ये यहाँ पे जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सिंपल। ठीक है, इसलिए अल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसकी रिएक्शंस भी अलग होती है, बट फिनोल की प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें फिनोल के बारे में, तो जो फिनोल्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, OH, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, HOH। ठीक है, इस टाइप से क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बना सकते हैं तो इनकी जो वाटर में सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोल्स हैव मोर सोल्यूबिलिटी इन वाटर। वाटर में इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फिनोल्स के लिए, अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जैसे एक OH मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक और फिनोल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका OH, और ये भी है आपका OH और OH। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी क्या हो सकती है? इनके बीच में आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहने का मतलब इस ऑक्सीजन और दूसरे वाले फिनोल के हाइड्रोजन के बीच में क्या हो सकती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी क्या थी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी आपकी इंटरमोलिकुलर क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस वजह से मतलब दो फिनोल्स के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है? ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो फिनोल्स मॉलिक्यूल के बीच में। तो जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है कि किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, उसको हीट कर सप्लाई करके, मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना, और तभी वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? आपके वेपर में। अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपको टेम्परेचर या हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। ठीक है, रीज़न क्या होगा? आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। हमने देखा भी है बहुत सी बार क्वेश्चंस में, जैसे OH और यहाँ पे आ जाए C डबल बॉन्ड OH बेंजीन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो सकती है? आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो सकती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर क्या हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, सेम इसी टाइप से मान लो ये जो एल्डिहाइड है ये पैरा पोजीशन पर हो। किस पोजीशन पर हो? पैरा पोजीशन पर हो। तो यहाँ पे आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर हो सकती है, जैसे C डबल बॉन्ड OH, ये किसी दूसरे फिनोल के साथ C डबल बॉन्ड OH क्या बना सकता है? ये आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना सकता है? ये इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोच के मुझे बताइए। क्लियर है? चलिए मैं बात करूं
ये ए है और ये बी है। मैं कहूँगा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये ए है मान लो, और ये आपका बी है, पैरा वाला पोजीशन का। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बी का ज़्यादा होगा ए से। क्यों? क्योंकि देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करना रहता है, ठीक है, ना कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक नहीं करना, आपको दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना रहता है, तभी वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में, ठीक है। तो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब इन दोनों के बीच में है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, तो इस मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये है फिनोल्स के बारे में, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम इसके एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन सी रिएक्शंस शो कर सकता है, या इसका एसिडिक नेचर जो होता है वो कैसे हम उसको उसकी रिएक्शंस करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम इसके एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं। एसिडिक नेचर, तो देखिए फिनोल के बारे में अगर हम बात करें, OH ऑक्सीजन से एसोसिएट है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक नेचर हो सकता है ये, ठीक है। और अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, मान लो सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास PH O माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। रिएक्शंस हम करवा सकते हैं। Na के अलावा, सोडियम के अलावा इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं NaOH के साथ, क्या बनेगा आपके पास PH O माइनस Na प्लस, और साथ में क्या बनेगा आपके पास H2 गैस, PH O माइनस और H2O बनेगा, ठीक है, H2 वाटर बनेगा, ठीक है। रिएक्शन पॉसिबल है। इसी की अगर फिनोल की अगर हम रिएक्शन करवाएं, मान लो NaNH2 के साथ करवाएं सोडियम एमाइड के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा PH O माइनस Na प्लस प्लस NH3 अमोनिया। रिएक्शन पॉसिबल है बिल्कुल। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं RMgX लाइक CH3 MgCl, हमें पता है माइनस +2 माइनस, क्या बनेगा CH4 बनेगा, CH3 यहाँ से H प्लस को निकालेगा, ठीक है। साथ में बनेगा PH O माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। सेम रिएक्शन अगर हम करवाएं, अगर NaHCO3 के साथ करवाते हैं, NaHCO3 के साथ करवाते हैं, ठीक है, क्या बनेगा आपके पास PH O माइनस Na प्लस, और साथ में क्या बनेगा H2CO3। तो अगर आप सोचते हो कि ये रिएक्शन हो जाए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, नॉट पॉसिबल। रीजन ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपेयर टू दिस फिनोल। फिनोल आपका वीक एसिड है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कभी भी रिएक्शन आपकी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ मूव नहीं करती है। ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं बहुत सी बार, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन हमेशा आपकी स्ट्रॉन्ग से कहाँ मूव करेगी, वीक की तरफ। वीक से कभी भी स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव नहीं करेगी, ठीक है। चलिए
ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए इसकी हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फिनॉल है एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमने बात की थी कौन से टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें CHE केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्शंस शो करते हैं फिनोल्स आपके, ये शो करते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये शो करते हैं, ठीक है। EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या इसको EAR ऐसे भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जनरली EAS ही बोला जाता है, ठीक है, EAS या EAR, ठीक है, ध्यान रख लेना है। कुल मिला के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें होता क्या है, हमने पहले भी देखा था, जो बेंजीन है मान लो आपको दिया हुआ है, इसकी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो मान लो यहाँ पर H एसोसिएट है, तो ये H हट जाएगा और उस जगह पर क्या जुड़ जाएगा आपका H+ बाहर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई आपका ग्रुप लगाया हुआ भी हो, मान लो जैसे OH ग्रुप लगाया हुआ हो, इसकी रिएक्शन आपने करवाई E+ से। अब हमें पता है ये जो सब्स्टिट्यूएंट है OH, ये क्या है आपका +M ग्रुप है, ठीक है। और +M ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। मैंने आपको बताया था ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ अटैक करेगा, केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, ठीक है। तो इससे आपको दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट ऑर्थो से बनेगा और एक प्रोडक्ट आपके किससे बनेगा, आपके पैरा से, ठीक है। क्योंकि OH क्या है आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या है आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हमने देखी थी, जैसे एक रिएक्शन अगर हम देखें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। ये रिएक्शन हमने देखी थी, इसमें हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते थे पहले। यहाँ अगर हम रिएक्शन कराएं फिनोल की, किसके साथ में हमने रिएक्शन कराई थी, एल्काइल हैलाइड के साथ में AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास R+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो कहाँ एसोसिएट होगा, एक तो ऑर्थो पोजिशन पर और एक एसोसिएट होगा कहाँ पर, पैरा पोजिशन पर, ठीक है। ये हमने देख लिया था। RCl + AlCl3 आपस में कंबाइन होंगे, AlCl4 बनाएंगे और R+ यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। रिएक्शन मैं लिख भी देता हूँ आपको, आपके लिए, RCl + AlCl3 आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे R+ AlCl4-, ठीक है। और R+ क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। क्लियर, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम और जो 2-3 रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है।
ये भी सेम रिएक्शन है जो हमने देखी थी। अगर हम फिनोल से रिएक्शन करवाएं, यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O Cl, एल्काइल हैलाइड C डबल बॉन्ड O Cl से, ठीक है, और साथ में AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा RC प्लस डबल बॉन्ड O, ठीक है, और वो जुड़ेगा आपके ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर। तो C डबल बॉन्ड O और R, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक बनेगा आपके पेरा पोजीशन पर, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें हम तो OH और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो सकती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और जब इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, और इसका क्या होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर हम मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट भी आपका यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। इसके अलावा अगर हम देखें थर्ड Br2 वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो Br2 वाटर टेस्ट शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फिनोल की, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 और CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 क्या है नेचर में, नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, और जबकि ये नेचर में कैसा होता है, पोलर होता है, ठीक है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है, उसके साथ सोल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है पोलर के साथ, लेकिन नॉन पोलर हो गया तो उसके साथ सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी, CH2 के साथ कम हो जाएगी, और इस वजह से जो आपका प्रोडक्ट है वो केवल ऑर्थो और पेरा से ही बनेगा, ठीक है, मतलब ऑर्थो और पेरा पर ब्रोमीन आ जाएगा सिंपल, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूएंट होगा, मतलब एक एक Br जोड़ेगा, लेकिन यही रिएक्शन सेम अगर हम करवाएं किसके साथ, Br2 और वाटर के साथ, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, सभी पोजीशन पर ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा और ये आपकी ऑर्थो, तीनों पोजीशन पर Br रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, तीनों पोजीशन पर क्या आ जाता है आपका Br आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है, CH2 के प्रेजेंस में केवल या तो ऑर्थो या फिर पेरा, लेकिन Br2H2 है तो तीनों पोजीशन पर ऑर्थो, दो ऑर्थो और एक पेरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है। तो ये Br2 टेस्ट होता है, Br2 वाटर टेस्ट, तो फिनोल Br2 वाटर टेस्ट शो करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो Br2 वाटर टेस्ट शो करते हैं। क्लियर। चलिए इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जो Br2 वाटर टेस्ट शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन के लिए, ठीक है, तो बेंजीन Br2 वाटर टेस्ट शो नहीं करता है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होती। एल्कीन की अगर हम बात करें Br2H2O के साथ हमने देखा है, ठीक है, रिएक्शन होती है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप की। ये कार्बन, सिंगल कार्बन, एक तरफ OH एसोसिएट हो जाता है और एक तरफ Br एसोसिएट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी Br2 वाटर टेस्ट शो करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एल्काइन पर, तो एल्काइन भी आपका Br2 वाटर टेस्ट शो करता है, बिल्कुल शो करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपका एसोसिएट है तो
बेंजीन रिंग के साथ, तो वो भी आपका Br2 वाटर टेस्ट शो कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो +m वाले होते हैं, जैसे NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, Br2 वाटर टेस्ट शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तीनों पोजीशन पर क्या आ जाएगा आपके पास, Br2, Br, Br, Br। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, अगर हम OCH3 ले लें, OCH3, OCH3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। ये भी Br2 वाटर टेस्ट शो करता है। ठीक है, और इससे भी क्या बन जाएगा आपके पास, तीनों पोजीशन पर Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OCH3, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, और आपके यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो Br2 वाटर टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है, दैट इज़ नाइट्रेशन। ये भी हमने देखी हुई है, पहले हमने देखी थी, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन में हमने डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 जो हमें H+ प्रोवाइड करवाता है, वो लिया था लो टेम्परेचर पर। ठीक है, ये लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है नाइट्रेशन। तो फिनॉल की अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 के साथ लो टेम्परेचर पर, तो इसमें जो आपका सब ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या होता है, डाइल्यूट HNO3 से हमें क्या मिलता है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। ठीक है, तो वो सब्सटीट्यूट होगा किस पोजीशन पर, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर डाइल्यूट है तो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं, ठीक है, तो एक तो इससे बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बन जाएगा आपके किस पे, पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, N डबल बॉन्ड OH, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आपकी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये भी मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो मेजर प्रोडक्ट। लो क्या होगा इसका, बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, माइनर हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब इसमें HNO3 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा बनेंगे, तो सब पोजीशन पर जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, NO2, NO2, NO2। इसे हम बोलते हैं आपका 2,4,6 NO2 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। ठीक है, जिसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं किसकी, फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट, सबसे पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात की, उसमें मैंने कुछ 15-20 आपको कंपाउंड लिखवा दिए। ठीक है ना, तो जैसे मैंने कहा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक एक बार देखते रहना है,
अपने आप वो आपको धीरे धीरे टाइम के साथ रिवाइज होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार्ट किया फिनोल। ठीक है, लास्ट टॉपिक है अपना, और हमने उसके बारे में बात की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके एसिडिक नेचर के बारे में हमने बात की। हमने रिएक्शन देखी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिनोल्स में जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी नॉर्मल सब्सटीट्यूशन टाइप की रिएक्शन शो नहीं करते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने फोर्थ रिएक्शन देखी आपका नाइट्रेशन, और एक और हमने रिएक्शन देखी थी, दैट इज Br2 वाटर टेस्ट। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो Br2 वाटर टेस्ट शो करते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो अभी फिनोल्स की कुछ और रिएक्शंस बाकी है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।